हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी होता क्या है, उसका क्या फंक्शन है बॉडी में, क्या नॉर्मल रेंज होना चाहिए, उसकी कमी से क्या हो सकता है, और जो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है और इसके क्या फंक्शन है बॉडी में, क्या क्या अलग रोल्स है, वो हम जानेंगे आगे लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी होता क्या है। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन बॉडीज। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये जो होता है हमारे बॉडी को फॉरेन बॉडीज़ या पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब वायरस, ये सब चीज़ें हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो बॉडी में कभी भी किसी तरह की इंजरी हुई, कोई तरह का इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो सबसे पहले जो होता है वो डब्ल्यूबीसी वहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद में वहाँ पे जो प्रोसेस चलता है वहाँ पे उस बैक्टीरिया को या फंगस को या पैरासाइट्स को वहाँ से रिमूव करने का, बॉडी से उसको किल करने का। जो इसका नॉर्मल काउंट है वो 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm है। डब्ल्यूबीसी काउंट एवं 11000 पर क्यूबिक mm नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। जब 11000 से ज़्यादा बढ़ता है तब क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। ऐसा कब होता है डब्ल्यूबीसी का, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, बॉडी ब्लड जो होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो चांसेस होते हैं कि डब्ल्यूबीसी के काउंट्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे, बोन मैरो ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करने लग जाता है। इसके जो टाइप्स होते हैं, पहला देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब हो गया जिसके सेल में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल। तो ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर में पहला जो आ जाएगा हमारा वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। दूसरा है हमारा बेसोफिल। तीसरा हो गया इसिनोफिल। और अब जानेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। ए ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब हो गया कि इसके जो सेल के अंदर में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के अलावा और कुछ नहीं होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा माइनर कुछ छोटे मोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं या तो नहीं होते हैं। इसमें आ गया हमारा मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स। अब हम जानेंगे सबसे पहले न्यूट्रोफिल क्या होता है। तो न्यूट्रोफिल के बारे में जानें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये याद रखना है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स का जो डायमीटर होता है वो 10 to 12 माइक्रोन्स होता है। कंट्रीब्यूट्स 50 to 70% ऑफ टोटल आरबीसी। ये ध्यान रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी का टोटल डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसका 50 to 70% जो होता है वो पार्ट न्यूट्रोफिल का होता है। लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 6 आवर्स। इसका 4 to 6 आवर लाइफ स्पैन होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। इस न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्यूलेटेड 2 to 5 लोब्स। मल्टीलोब्यूलेटेड का मतलब हो गया न्यूक्लियस के कई सारे लोब्स होते हैं। सपोज ये न्यूट्रोफिल है, इसमें जो लोब्स होंगे वो ये इसके जो न्यूक्लियस होंगे इसमें लोब्स होंगे, मल्टीलोब्यूलेटेड होगा। ये क्या हो जाता है, मल्टी लोब्स, जैसे जैसे न्यूट्रोफिल जो होता है वो ओल्डर होता जाता है वैसे वैसे इसमें लोब्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, ओल्ड में ज़्यादा रहेगा। न्यूट्रोफिल्स मोर देन 70% इज कॉल्ड ए न्यूट्रोफिलिया। जब भी बॉडी में 70% से ज़्यादा होगा उसको हम लोग न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे। लेस देन 40% इज नोन एज न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोफिलिया तब कंडीशन तब देखने को मिलेगा जब बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, जैसे कोई कैंसरस सिचुएशन होगी बॉडी में या किसी तरह का इन्फेक्शन होगा ब्लड में, तब ज़्यादा होगा, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। न्यूट्रोपिनिया का कंडीशन अक्सर कीमोथेरेपी होने के बाद में होता है, जब डब्ल्यूबीसी का काउंट घट जाता है, न्यूट्रोफिल्स का काउंट घट जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। जो न्यूट्रोफिल्स है उसका फंक्शन जो होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब बैक्टीरिया या फंगस को किल करना। तो जो वहाँ के जब भी कहीं पे इंजरी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन। ध्यान रहे ये चीज़ कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो कभी भी वायरल इन्फेक्शन के कंडीशन में नहीं बढ़ता है, सिर्फ बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन में ही न्यूट्रोफिल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है बॉडी में। हम जानेंगे कि फैगोसाइटिक प्रोसेस आखिर होता कैसे है।
तो सबसे पहले देखेंगे इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया ट्रिगर्स इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। कहीं भी बॉडी में जब इन्वेजन होता है, अटैक होता है सेल्स पे, तो सेल्स जो होता है वो कीमोटैक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ में। बोन मैरो स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस मोर न्यूट्रोफिल। जब भी कहीं इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होता है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से फॉरेन बॉडीज़ जो है वो जो पैथोजेंस है उनसे फाइट कर सके। तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है न्यूट्रोफिल को प्रोड्यूस करने में। एक मिनट। अब जो है न्यूट्रोफिल्स आर अट्रैक्टेड टू इन्फेक्टेड एरिया। जब यहाँ पे कीमोटैक्सिन्स रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर अट्रैक्टेड टू इन्फेक्टेड एरिया। उसके बाद प्लाज्मा फैक्टर्स एक्ट ऑन बैक्टीरिया। जो प्लाज्मा फैक्टर्स होते हैं वो बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। ये जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा IgG एंटीबॉडी। ये आगे जानेंगे कि क्या होता है एंटीबॉडी। ये एक तरह का इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे प्लाज्मा पे अटैक करने के लिए। प्लाज्मा पे अटैक करके उसको इनगल्फ करने का काम करता है, कवर कर लेता है। बैक्टीरिया इनगल्फ बाय द न्यूट्रोफिल। अब जानेंगे कि इनगल्फ करने के बाद में कैसे इनगल्फ करता है। तो हम पहले न्यूट्रोफिल होता है, सपोज ये न्यूट्रोफिल है और ये हो गया हमारा कोई भी पैथोजेंस हो गया या बैक्टीरिया हो गया। तो जब न्यूट्रोफिल होता है, ये पैथोजन हो गया, इसको न्यूट्रोफिल जो होता है इनगल्फ करने की कोशिश करता है। इसको ये क्या होता है, न्यूट्रोफिल जो होता है वो साइड से घेर लेता है बैक्टीरिया को और उसके बाद इसको इनगल्फ कर लेता है। इतना दूर कट करते या इस प्रोसेस को हम बताए ही नहीं, यही करते हैं। हाँ, हो गया। ठीक है, ये होता है, ऐसे इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, किल करता है। और उसके बाद जो भी इसका डेब्रिस होता है, जो भी ये जब ये बैक्टीरिया डाई करता है उसके बाद इसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया जाता है या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इसको वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। ये होता है न्यूट्रोफिल का काम। तो अब हम जानेंगे कि इस्नोफिल्स क्या होता है। तो इस्नोफिल जो होता है वो सब 1 to 4% ऑफ WBC, ये पूरे टोटल WBC का 1 to 4% जो है इसका पार्ट होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 10 to 15 माइक्रोन्स होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस में सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं। ठीक है, पर जब न्यूट्रोफिल्स का जैसे हम बताया था कि 2 to 5 लोब्स होते हैं, या तो फिर अगर वो ओल्ड न्यूट्रोफिल हुआ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोब्स भी देखने को मिल सकते हैं। इट राइजेज इन रिस्पॉन्स टू एलर्जीज, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कोलेजन डिजीज एंड डिजीजेज ऑफ स्प्लीन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ करता है वो एलर्जी के कंडीशन में होता है, पैरासाइट के इन्फेक्शन के कंडीशन में होता है। जब भी कभी सीजनल होता है, कोई चीज़ से हमें एलर्जी होती है, पॉलिन का सीज़न आता है या फिर कई लोगों को कई चीज़ों से एलर्जी होती है, तब ऐसा क्या होता है जब बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में आती है तब इस्नोफिल्स का काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है बॉडी में। एंड कोलेजन डिजीज, स्किन के जो डिजीजेज होते हैं, डिजीज ऑफ स्प्लीन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब में भी बढ़ जाता है। इट इनगल्फ्स द लार्ज पैरासाइट which can't be phagocytized by WBC like hookworm and tapeworm। तो ये जो होता है इस्नोफिल, जो लार्ज पैरासाइट्स होते हैं, लार्ज पैरासाइट्स जस्ट लाइक हुकवर्म एंड टेपवर्म, ये सब जो होता है वर्म्स होता है, ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, जो कि बाकी जो हमारे काउंट्स होते हैं WBC के, वो जो होता है इसको इनगल्फ नहीं कर पाता, फैगोसाइटाइज नहीं कर पाता है, जिसके से इस्नोफिल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको फैगोसाइटाइज करने के लिए। द काउंट फ्लक्चुएट्स थ्रू आउट द डे, जो इसका काउंट होता है वो दिन भर फ्लक्चुएट करता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। कभी किसी चीज़ से आप एक्सपोज हुए, किसी एलर्जन से एक्सपोज हुए, तब आपका बॉडी में वो प्रोडक्शन बढ़ गया इस्नोफिल्स का और वो आपको एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। काउंट मोर देन 500 पर क्यूबिक mm और 9%
देन इट इज़ कॉल्ड एज इस्नोफीलिया। जब 500 पर क्यूबिक mm से इसका काउंट बढ़ जाएगा, ये 9%, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल 1 to 4% होता है, जब ये 9% या उससे ज़्यादा हो जाएगा तब ये कहलाएगा इस्नोफीलिया। इस्नोफीलिया। इस्नोफिल्स ऑल्सो रिलीजेज हिस्टामिन दैट काउजेज एलर्जिक सिम्टम्स। इस्नोफिल जो होता है वो हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन जो क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है एक तरह का, ये वैसोडाइलेशन का काम करता है, वेसल्स को डायलेट करने का। दैट काउजेज एलर्जिक सिम्टम्स। एलर्जिक सिम्टम, जब भी किसी को एलर्जी आता है तो अक्सर हमने देखा है किसी को ठंडी चीज़ों से या ठंडी जगह से या पॉलन से एलर्जी होती है तो उनको स्नीजिंग, छींक आना शुरू हो जाता है। किसी को कोई चीज़ से खाने से एलर्जी होती है तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, रनी नोज, नाक बहना शुरू हो जाता है। हिस्टामिन्स आर स्टोर्ड इन मास्ट सेल्स काउजेज वैसोडाइलेशन। हिस्टामिन्स जो होता है वो मास्ट सेल्स में स्टोर होता है जो कि वैसोडाइलेशन का काम करता है। मास्ट सेल जो होता है उसका फॉर्मेशन बोन मैरो के थ्रू होता है। अब हम जानेंगे बेसोफिल के बारे में। तो बेसोफिल होता है जो सबसे कम होता है WBC में, सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है WBC में, रेयरेस्ट ऑफ द WBC, लेस देन 0 to 0.5% ऑफ टोटल काउंट। इरेगुलर एंड एस शेप्ड इसका न्यूक्लियस होता है और किडनी शेप्ड। किडनी शेप्ड इन द सेंस क्या हो गया, इसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है, न्यूक्लियस का शेप ऐसा होता है। बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स सिक्रेट हिस्टामिन एंड हिपेरिन काउजेज वैसोडाइलेशन इन इन्फ्लामेशन। जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन की कंडीशन आएगी तो हमारे बॉडी में हिस्टामिन और हिपेरिन जो होता है वो रिलीज होता है जो कि काउज करता है वैसोडाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करता है। काउंट यूजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस। जैसे कि जब भी अटैक हुआ कहीं सेल्स में, टिश्यूज़ में या किसी ऑर्गन में, तो जो बेसोफिल का काम होता है वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करने का। तो ये क्या होता है, तब इंक्रीज़ करता है जब अटैक हो गया, बैक्टीरिया को किल कर दिया गया, फंगस को या पैरासाइट को किल कर दिया गया, तो उस इन्फेक्टेड जगह को हील करने का। हील करने में रोल होता है एक्टिन और मायोसिन का, जो वहाँ पे सेल्स को प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपरसेंसिटिविटी हैव IgE रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। जो इसके सेल्स होते हैं, इसके सेल्स पे इसमें IgE प्रेजेंट होता है, IgE प्रेजेंट होता है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी के रिएक्शंस के लिए हाइपर सेंसिटिव होता है, जिसके सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम जानेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। जो मोनोसाइट्स का जो फंक्शन होता है, सबसे पहले जानेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। मोनोसाइट्स को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। ये लार्जेस्ट WBC, ये WBC का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। 12 to 20 माइक्रोन्स होता है इसका साइज, कंस्टिट्यूट 2 to 8% ऑफ टोटल WBC। ये पूरे WBC का 2 to 8% ही पार्ट वो कैरी करता है। न्यूक्लियस इज हॉर्स शू शेप्ड। हॉर्स शू शेप्ड क्या हो गया, ये जो हो गया मोनोसाइट्स हो गया, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो हॉर्स शू शेप्ड में होगा। ये इस शेप में होता है, हॉर्स शू शेप्ड में, ठीक है। न्यूक्लियस इज हॉर्स शू शेप्ड। एक ग्रैन्युलोसाइट बट साइटोप्लाज्म सो स्मॉल ग्रैन्यूल्स। वैसे तो ये एक ग्रैन्युलोसाइट्स होता है पर साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स देखे जा सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू मैक्रोफेजेस, इसको टिश्यू मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। मेन फंक्शन इज टू रिमूव डेड सेल्स, ओल्ड RBC, बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडीज बाई फैगोसाइटोसिस। जब भी फैगोसाइटोसिस बॉडी में होता है, जो भी उस फाइट में जब अटैक होता है, जो न्यूट्रोफिल्स मरे या फिर जो भी बेसोफिल इस्नोफिल्स जो भी मरे या बैक्टीरिया मरा या फंगस मरा, तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो उससे निकले, जो टिश्यू डेब्रिस वहाँ पे हुआ या RBC वहाँ पे किल हुआ, तो ये सब क्या होगा कि ये सब को रिमूव करने का काम करता है, कहते हैं एक सफाई का काम करता है कि वहाँ से जो भी टिश्यू डेब्रिस है, डेड सेल्स है, वो सबको वहाँ से हटाना फैगोसाइटोसिस के थ्रू। और जो हमारा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो चलता है, जो अटैक होता है इम्यून सिस्टम का, तो उसको रिस्पॉन्स में मोनोसाइट जो होता है उसको कंट्रोल करता है, रोकता है कि अब ये जो अटैक होना था हो गया, अब जो वहाँ पे पैथोजेंस थे वो किल हो गए हैं, तो उस प्रोसेस को अब वापस से रोक दिया जाए। तो ये मोनोसाइट्स का काम होता है। अपीयर्स आफ्टर फर्स्ट 24 आवर ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन। जब भी बैक्टीरिया का इन्वेजन होता है तो पहले 24 घंटे में अपीयर कर जाता है। राइजेज इन मलेरियल फीवर। जब भी बॉडी में मलेरियल फीवर, मलेरियल इन्फेक्शन होगा तो मोनोसाइट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाता है।
अब जानेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स को जो हम लोग कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। लिम्फोसाइट्स जो होता है, मैंने बताया था कि लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर, स्प्लीन और थाइमस से होता है। बाकी का जो होता है फॉर्मेशन वो बोन मैरो के थ्रू होता है। जो लिम्फोसाइट्स होता है वो 20 to 40% ऑफ टोटल WBC कंस्टिट्यूट करता है। पूरे WBC का ये 20 to 40% पार्ट होता है। मोर देन 40% कॉल्ड एज लिम्फोसाइटोसिस। न्यूक्लियस इज बिग नॉन लोब्यूलेटेड। न्यूक्लियस में कोई लोब्स नहीं होते हैं और ये बड़ा होता है। सपोज ये सेल है लिम्फोसाइट्स, तो इसका न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़ा होता है। स्मॉलर लिम्फोसाइट्स इज इक्वल टू मैच्योर, लार्जर लिम्फोसाइट्स इज इक्वल टू इमेच्योर। जैसा कि मैंने RBC में भी बताया था कि जितना बड़ा साइज़ होगा वो इमेच्योर होगा, जितना स्मॉल साइज़ होगा वो धीरे धीरे मैच्योर होता रहता है। तो इसमें भी यही चीज़ है कि लिम्फोसाइट्स अगर बड़ा है तो वो इमेच्योर है और अगर छोटा है तो वो मैच्योर है। अब लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारा T लिम्फोसाइट्स होता है, दो टाइप का, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। तो T लिम्फोसाइट्स होता है, ये जो होता है ये इसका फॉर्मेशन जो होता है थाइमस से होता है, थाइमस से। और जो B लिम्फोसाइट्स होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा टॉन्सिल्स में होता है, इंटेस्टाइन्स में होता है, इंटेस्टाइन्स में होता है। पर इसका डेवलपमेंट, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है, पर जो इसका डेवलपमेंट होता है वो टॉन्सिल्स और इंटेस्टाइन्स में होता है। T सेल्स जो होता है कम्स फ्रॉम थाइमस, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर इम्यूनिटी। जो सेल्स की इम्यूनिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा T सेल्स। होल सेल विल बी एक्टिवेटेड टू किल द एंटीजन। सारे सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि एंटीजन को किल किया जा सके। बीटा सेल्स फ्रॉम बोन मैरो, ये बोन मैरो से बनता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो किसी भी पैथोजेंस और या बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट में हमारा बॉडी में बनता है। कोई भी स्टिमुलस हो सकता है जिसके अगेंस्ट में बनता है, जैसे कई लोगों को पीनट से एलर्जी होती है या किसी स्मेली चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी हमारा एंटीबॉडी बना देता है। मतलब जब भी वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा या वो चीज़ हमारे अंदर जाएगा तो बॉडी क्या होगी, उसके अगेंस्ट में अटैक करेगी अलग अलग जगह पे, या फिर रिएक्ट करेगी, रिएक्शंस देगी। तो इसके वजह से क्या होगा, बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। सपोज इचिंग आएगा या फिर स्नीजिंग आएगा, तो अलग अलग बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ये कहता है। ये जो है IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, इसको हम लोग शॉर्ट में गैमडे, ये याद करने का एक अच्छा तरीका है, ये गैमडे इसको बोलते हैं, ये GAMDE। तो ऐसे याद रखेंगे एंटीबॉडी को, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। तो अब ये क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या है, क्या फंक्शन होता है अलग अलग टाइप का, ये हम जानेंगे आगे के लेक्चर में। और इसके से रिलेटेड जो भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।